नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश में जुटे उस इकोसिस्टम की जो लैंड जिहाद और लव जिहाद के जरिए देवभूमि की पवित्र भूमि पर बड़े ही शातिराना तरीके से कब्जा जमा रहे हैं। रोजगार और खेती के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से देवभूमि के मूल निवासी पलायन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिहादी तत्व उसी पहाड़ की जमीन पर अवैध कब्जा जमा कर वहां की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी ये अपनी कारस्तानी नहीं छोड़ रहे। प्रशासन की नाक के नीचे यह सब कुछ हो रहा है। धामी सरकार इन लोगों पर लगाम लगाने और इनके इरादों को नाकाम करने के लिए लगातार काम भी कर रही है। अवैध धार्मिक संरचनाओं और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान में अब तक राज्य भर में करीब 590 से अधिक अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चल रहे 250 से अधिक मदरसों को भी सील या बंद किया गया है और आगे भी ऐसे प्रॉपर्टी को चिन्हित करने और उन्हें ध्वस्त या सील करने की कार्रवाई जारी है। विकासनगर के बैरागीवाला में बीजेपी युवा मोर्चा नेता विनोद कश्यप की हत्या का तात्कालिक कारण भले ही खेत में सिंचाई से जुड़ा हुआ हो, लेकिन हत्या की असल वजह विनोद का सरकार के अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ चल रहे अभियान का एक्टिवली समर्थन करना भी है। जिस विकासनगर में यह हत्या हुई वहां सन 2000 में उत्तराखंड के निर्माण के समय केवल 14 अवैध मस्जिदें थी, लेकिन 2026 आते आते उनकी संख्या बढ़कर 84 हो गई। देवभूमि में ऐसे 18 गांव भी चिन्हित किए गए हैं जहां 2014 तक हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन अब वहां अल्पसंख्यक हो चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे के पीछे यहाँ इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और बाहरी घुसपैठ के बूते 10 वर्षों में ही यहाँ की डेमोग्राफी बदल दी गई है। यह सब एक खौफनाक सिस्टम के तहत चल रहा है, तेजी से चल रहा है और लगातार चल रहा है। बीजेपी की सरकार आने के बाद यहाँ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके कागजात मांगे जा रहे हैं। अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। बीती रात जहां बीजेपी युवा मोर्चा के नेता विनोद कश्यप की मामूली विवाद में इम्तियाज और रज्जाक ने पीट पीट कर हत्या कर दी, वहां हत्या के विरोध में हिंदू संगठनों ने आरोपी रज्जाक और इम्तियाज के घर पर पत्थरबाजी के बाद आगजनी कर दी और अब सरकार के मिले इशारे के बाद आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर भी चला दिया गया है। लेकिन लोग आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा है कि किसी को भी अशांति फैलाने के लिए किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने साफ कहा है कि जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि वह भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हत्या के आरोपी इम्तियाज और रज्जाक का धामी पुलिस करेगी एनकाउंटर। ये 3 सवाल हैं, जो 3 सवाल हम आज अपने दर्शकों से पूछेंगे। एक बार टेलीविजन स्क्रीन पे उसे देख लेते हैं कि क्या हत्या के आरोपी इम्तियाज और रज्जाक की धामी पुलिस करेगी एनकाउंटर। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। तीसरा और अंतिम सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री धामी देवभूमि को जिहादियों के कब्जे से करा पाएंगे मुक्त। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट अगर नहीं आई है तो मैं कहूंगा कि जो पुलिस की जो बाइट आई है, जो रिएक्शन इस घटना पर, जो पुलिस की प्रतिक्रिया है, उन प्रतिक्रिया को सुनते हैं। उसके बाद सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए जो बात कही है उसको भी आपको सुनाएंगे। 13 जून को शाम के समय विकासनगर के बैरागीवाला गांव क्षेत्र में एक 2 पक्षों के बीच में खेतों में सिंचाई को लेके, पानी लगाने को लेके विवाद हुआ था, आपसी विवाद। उसको और देखते देखते वो विवाद काफ़ी बढ़ गया। इस बीच आपसी मारपीट में एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर खैर उनका मृत्यु घोषित किया गया। कुछ लोग घायल हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 12 नेम्ड अभियुक्त और करीब 30 से 40 जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 4 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। जब बाकी पुलिस अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सभी अभियुक्तों को पकड़ने के लिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कार्रवाई कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन
पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों की शांत वादियां, आस्था, संस्कृति और परंपरा की पहचान। लेकिन अब इन्हीं पहाड़ों के बीच सियासी संघर्ष और सामाजिक तनाव की बहस तेज हो गई है। विकास नगर में बीजेपी युवा मोर्चा नेता विनोद कश्यप की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में इम्तियाज और रज्जाक को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच लगातार जारी है। सरकारी सूत्रों और भाजपा नेताओं का दावा है कि राज्य में अवैध अतिक्रमण और अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। धामी सरकार का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी समर्थक संगठनों का आरोप है कि कुछ क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश हुई है। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हैं और ऐसे दावों पर ठोस प्रमाण की मांग करते हैं। हत्या के बाद इलाके में तनाव देखने को मिला। कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी और इसी बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन पुलिस और प्रशासन की अपील साफ है, कानून अपने हाथ में न और जांच पूरी तरह होने का इंतजार करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और प्रदेश में शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विनोद कश्यप की हत्या सिर्फ स्थानीय विवाद का परिणाम थी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या साजिश थी, जैसा कुछ संगठन दावा कर रहे हैं? और क्या उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण तथा जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चल रही बहस आने वाले चुनावों का बड़ा मुद्दा बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले तथ्यों से ही तय होंगे। फिलहाल विकास नगर की यह घटना उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है निष्पक्ष जांच और कानून का राज। क्या इस मामले से जुड़े नए खुलासे होंगे? क्या जांच किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करेगी या केवल आपराधिक घटना साबित होगी? और आज प्रहार में होगी इन्हीं सवालों पर सबसे बड़ी बहस। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और खासतौर पे राजधानी के नाक के नीचे देहरादून में ये जो घटना हुई है उसके सारे पहलुओं पर जांच चल रही है और जो पुलिस के अभी तक के एक्शन हुए हैं, आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एनकाउंटर की मांग है अभी की जा रही है और प्रशासन उस पर देख रहा है कि क्या पुलिस कर रही है और अगर वो फरार है तो क्या उसकी गिरफ्तारी संभव है या पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। हम करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ ललित शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है हिंदू सेना दल के, वो हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में। इसके अलावा जीनत अंसारी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर ये भी रहेंगे। इसके अलावा 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत में जो हमारे साथ ललित जी जुड़े हैं मैं उनसे करना चाहूँगा। ललित जी, ये पूरी घटना क्या है और ज़रा सा बताएं कि यहाँ पर अचानक क्या हो गया, ये घटना कब की है और आप लोगों की मांग क्या है? ललित जी जरा अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ललित जी, अपनी आवाज आपकी नहीं आ रही है, अपने मोबाइल को अनम्यूट करें आप। कर दिया सर, कर दिया। हाँ जी, बोलें सर। मैं कह रहा ये सुनिश्चित चाल है उत्तराखंड से हिंदुओं को भगाने की। मैं सीधी सीधी बोलना चाहता हूँ, जिस तरह से मुसलमान यहाँ अत्यधिक बढ़ गए हैं, वो हिंदुओं को पलायन कराना चाहते हैं।
प्लान करना चाहते हैं और हिंदुओं को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये हिंदू रक्षा दल जब तक उत्तराखंड में है और जब तक सनातनी लोग हैं, ये होने नहीं देंगे। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आदेश दिए हैं वो सराहनीय है, मगर जब तक एक एक जिहादी का एनकाउंटर नहीं होता, हिंदू रक्षा दल मौके पर खड़ा है अभी भी, और यहीं पर खड़ा रहेगा और यहीं पर लड़ता रहेगा। क्योंकि लड़ाई मेरे परिवार की है, मेरे बच्चों की है। कभी सूर्या की हत्या, कभी कहीं पे हत्या, इस तरह से जिहादियों के रास्ते खुल रहे हैं। हमारे घर में एक एक बच्चा है, उसी को ये मार देते हैं। हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो अभी जो ये घटना हुई है, क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये तो घटना सिंचाई के पानी को लेकर के हुई थी, लेकिन इसके पीछे सर की ये वजह सिंचाई के सुनिए, ये सिर्फ बहाना है। मैं आपको बता दूं, जी। ये सुनिश्चित चाल है, पहले से इसकी तैयारी थी। अगर ये घटना सिंचाई के पानी की होती तो पहले भी झगड़ा होता। ये चाल है इनकी। मुसलमान जहां संख्या में ज्यादा होगा वहीं हमारे लोगों के साथ ऐसा करेगा, जहां संख्या में कम होगा वो हाथ पैर जोड़ के काम चला लेगा अपना। मैं आपको बताऊं, ये कोई पानी के लिए झगड़ा नहीं है, ये सुनिश्चित चाल थी इनकी पहले इस भाई को मारने की। बिल्कुल। आपने सही कहा। इस तरह की खबर हमारे पास पे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जहाँ पर ये घटना हुई है, जिस विकास नगर की बात आप कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि इनकी संख्या ज़्यादा, वहाँ की ज़्यादा डेमोग्राफी के बारे में बताएं कि वहाँ पर 2000 में जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तब और अब की स्थिति क्या है, दोनों का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ललित जी। देखिए, डेमोग्राफी जब से उत्तराखंड बना है, मुसलमानों की जो तादाद उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर दंगे के 2013 के बाद में यहाँ पर मुझसे मुसलमान अत्यधिक आया है। और मुसलमान वो मुसलमान आया है जो आतंकवादी, जो भगोड़ा है बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। और इस मुसलमान को अब यहाँ से खदेड़ने का समय आ गया। अब हमने निर्णय ले लिया है, इनको इनके घरों पर वापसी कराएंगे, जो इनका असली घर है पाकिस्तान। अब इनकी जगह पाकिस्तान में ही है बस मुसलमानों की। जी, जीनत अंसारी हमारे साथ हैं। जीनत जी, आपने सारी बातें सुनी होंगी, लोगों का आक्रोश सुना होगा, लोग जो कह रहे हैं, खासतौर पर ललित जो कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं आप। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो बाहर के लोग आकर के उत्तराखंड की भूमि को डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल वजह है इन विवाद की? देखिए, जैसे कि मुझे पता चला है कि ये जो विवाद हुआ है, एक पानी की नाली को लेकर के विवाद हुआ है। तो ये था कि अगर कुछ अरे भाई, ललित जी वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप भी उनको सुनिए पहले, फिर उसके बाद मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं दोबारा आपको मौका दूंगा आपको जवाब देने के लिए। आप एक बार बोलने तो दीजिए ललित जी, यहाँ सब सुन रहे हैं ना। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों इतना ज्यादा क्यों घबरा? ललित जी, हम आ जाएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। आप, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बात को। ललित जी, आप इनको बोलने दीजिए। जी, जीनत अंसारी जी। कोई है ही नहीं, आप बोलने लगते हैं। आप जीनत अंसारी जी, आपस में ना उलझे, आप अपनी बात बोलें। जी, देखिए, ये नाली का विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बड़ा नहीं था जिसके अंदर ऐसा कार्य को ऐसा काम किया जाए, किसी को मार दिया जाए। तो मैं अपने पूरे अच्छी तरीके से मैं होशाबाज में ये कहती हूँ कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये जो मेरे जितने भी सनातनी, जो सच्चे सनातनी है, जो देश को जोड़ना चाहते हैं, जो देश के तोड़ने वाले हैं, मैं उन्हें सनातनी बिल्कुल नहीं कहूंगी। जो मेरे सच्चे सनातनी भाई हैं, वो देश को जोड़ने की बात करें। ऐसे जो मुसलमान है, अगर कुछ ऐसा उनका परेशानी भी थी, जीनत जी, जो विनोद कश्यप मारे गए वो सच्चे सनातनी थे, वो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे। वो बिल्कुल गलत हुआ है उनके साथ में, बिल्कुल नहीं। ये कोई इतना बड़ा नहीं, आपने अभी क्या, अभी ललित जी ने बताया अभी आपको कि ये जो पानी का विवाद या सिंचाई का मामला आप लोग बता रही हैं, ये तो बहाना है। हर एक हत्या के पीछे कवर अप होता है पहले। आपने ये बात मैंने भी कहा, ये बहाना है, ये क्या है, ये तो जो पुलिस प्रशासन है वो तय करेगा। पुलिस प्रशासन तो बाद में पता, जो स्थानीय लोग हैं उनको सबको पता है। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री, ये सब उनका कार्य है कि ये बहाना था। अगर बहाना था तो बिल्कुल उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी उनके घर पर, जैसे कि ठीक है। चलिए, इस घटना की तो जांच होगी, जांच में जो होगा वो पता चलेगा। मेरा जो सवाल है, जो बात ललित जी ने भी उठाई, बताना चाहती हूँ कि देखिए, उन्होंने सूर्य का नाम लिया है, वैसे ही एक खोड़ा में ही एक जो खिलाड़ी था वो हिंदू था, उसका हिंदू ने ही मर्डर किया है। उसके ऊपर जब ये लोग कोई नहीं बोलते हैं, तब उसके एनकाउंटर की मांग नहीं होती है, इसलिए कि अपना जो है अपने को। जीनत अंसारी, मैं उसकी वजह बताता हूँ, आप लोग जो डिफेंड करने के लिए चले आते हैं, उस खिलाड़ी के उदाहरण को देकर के आप लोग जो डिफेंड करने, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था मैडम। जो खिलाड़ी की हत्या हुई, 2 हिंदुओं की हत्या हुई, वो किसी धार्मिक रीजन से हत्या नहीं हुई थी, वो कुर्बानी नहीं दी गई थी, सूर्या की कुर्बानी दी थी। और उसके घर वाले का उसमें सह था, उनके पिता ने कहा था उनको। उस 17 वर्ष के बच्चे अनस का जो इनकाउंटर हुआ वो उसके बाप के कारण हुआ। बिल्कुल सही हुआ, मैं बिल्कुल कहती हूँ जो उसने कुर्बानी। फिर आप दोनों घटना को आप तुलना क्यों कर रही है? दोनों अलग अलग नेचर की घटना थी। जो उसका मर्डर नहीं, जो खिलाड़ी का मर्डर हुआ है, तो वो क्या, वो कहाँ से मर्डर नहीं है? वो क्यों मर्डर नहीं है? वो मर्डर तो है, लेकिन असल वजह क्या है?
वजह क्या है? आप किसी को धार्मिक रीजन से आप किसी की हत्या कर दे, आपकी कोई उन दोनों की वजह में उसके पास रीजन था, वो उसको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था, दोनों के बीच में लड़ाई थी, दोनों के बीच में ईर्ष्या थी, इसलिए मार दिया, उसके पास वजह थी और उसको कानून अपने तरीके से जांच कर रहा है और दोषी वहां भी पकड़े गए, उनको भी सजा होगी। लेकिन यहाँ सूर्या की जो हत्या हुई थी वो केवल और केवल धार्मिक कारण से हुआ। जीनत अंसारी, आप इस तरीके से डिफेंड, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रोफेसर हैं, मुझे पता है, और आप इस तरीके से इस तरीके गलत चीजों को आप जब डिफेंड करेंगे तो आपके समाज में क्या संदेश जाएगा? फिर से दूसरा कोई सूर्या है उसकी कुर्बानी दे दी जाएगी। को बिल्कुल डिफेंड नहीं करती हूँ मैं, गलत बातों को सूर्या नहीं, तो आप इसको डिफेंड करिए। आप दोनों घटनाएं अलग अलग तरीके की, अलग अलग नेचर की हैं, दोनों घटनाएं अलग अलग नेचर की हैं, दोनों को एक तराजू पे रख करके नहीं तौला जा सकता। अभी जो विनोद कश्यप की जो हत्या हुई है वो आपको क्या लगता है पानी के कारण हुई है? यहाँ जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है क्या पानी के कारण हुआ है? ये लोग जो अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके अपना मकान बना रहे हैं, ये क्या पानी के कारण है? ये सारी चीजें डेमोग्राफी चेंज करने के लिए सुनियोजित योजना के तहत की जा रही है। योजनाबद्ध तरीके से लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, वहां से भगा रहे हैं। और देवभूमि के लोग सच्चे सीधे होते हैं, उनको शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन जब पानी जब सर के ऊपर से निकलने लगता है तो फिर उसकी कार्रवाई जब होती है तो फिर उसे भी कोई नहीं रोक पाता। और वही चीज अब वहां पे हो रहा है। ललित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी मस्जिदों से ये अजान में बोला जाता है कि मुसलमान ही सर्वश्रेष्ठ है, वो अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं कहता हूँ इनकी मस्जिदों में सिखाया जाता है हिंदुओं को मारो, उनकी प्रॉपर्टी कब्जा लो। एक बच्चा है हमारे पास ना, इनका लक्ष्य है गजवाए हिंद। ये जो महिला बैठी है प्रोटेक्ट करने आ गई ना ऐसे मुसलमानों को कि नहीं नाली का झगड़ा था, ये मौके पर आके देखिए, मैं अभी भी मौके पर खड़ा हूँ कल रात से ना, अभी तक मौके पर आई, घर में बैठी बता दिया सूर्या की हत्या ऐसे हुई थी और इसकी हत्या ऐसे हुई थी। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने आते हैं। कल ये वकील बन के उसे बचाने भी पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता, अपनी जबान पे लगाम लगा करके बोलिए। क्यों लगाम दे? हमारा आदमी मर रहा, लगाम को कोई पैसे नहीं रखे हमने आपसे, क्यों लगाम दे? अरे मैडम सुनिए, क्यों लगाम दे? आप हमारे लोगों को मारोगे, आपकी कौम हमारे लोगों को मारेगी, हम लगाम दे? अरे छोड़िए आप, लगाम दे, आप बात सही कीजिए अपनी। चलिए इंसाफ हुआ है, आप लोग क्या? हाँ इंसाफ हुआ है, तुमने किया क्या? अरे तुमने मुसलमानों ने किया क्या? हमने किया, सनातनियों ने कहा, सनातनियों ने। ललित जी, अब थोड़ा सम्मान, महिलाओं का सम्मान देके बात करें। अरे नहीं, बदतमीजी से बात कर रही है, मैं बता रही, कभी मैं कुछ बता रही, बात कर रहे हैं, बात आप लोग एक दूसरे का विरोध कीजिए शब्दों से, आप लोग अपनी सीमा में रह करके बात करें। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, मैं एक बार उनसे भी आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ फिरोज वक्त अहमद हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं। मैं उनसे एक बार चाहूँगा कि इस पर प्रतिक्रिया लूँ। मौलाना साहब, माफ़ कीजिए, फिरोज वक्त साहब, आप पूरी घटना की जानकारी मुझे लगता है कि आपको होगी, जिस तरीके से आज सुबह से हो रहा, कल रात में हत्या हुई थी और उसके बाद जो कह रहे हैं कि ये जो है डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश है और वहाँ जिन लोगों ने हत्या की, रज़ाक और इम्तियाज़ ने जो हत्या की है, उसके पीछे पहले की वजह कि वहाँ पर वो चाहते थे कि ये लोग वहाँ पर रहें नहीं, वो छोड़ करके चले जाएं ताकि उनके ज़मीन पे, उनके मकान पे जो कब्ज़ा किया जा सके और उन्हें अपनी डेमोग्राफी बढ़ानी थी। इस लिहाज से, जैसा कि अभी वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं, पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अलग जो असल वजह है, वो असल वजह क्या है? देखिए ऐसा है, कोई भी अगर कम्युनल हत्या होती है, हिंदू मुस्लिम विवाद को आगे बढ़ा के हत्या होती है, तो दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। जो हत्या हुई बिल्कुल गलत थी, वो हर तरीके से गलत थी, चाहे वो इस्लामी तरीका हो, चाहे वो जो है इंसानी तरीका हो और चाहे वो कानूनी तरीका हो। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जा सकती है की जानी चाहिए। इसमें थोड़ा सा यह है, देखिए मैं आपको बताऊं कि हर मामले को हमें, देखिए हम सदियों से किरणों से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते चले आ रहे हैं, ऐसी जैसे अंग्रेजी में कहावत है लाइक शुगर एंड मिल्क, ठीक है, और हमारे मामला एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे नाखून से गोश्त जुड़ा होता है। अब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनमें थोड़ा सा, पहली बात तो ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ सभी लोग प्यार मोहब्बत से बसते चले आए हैं, कुछ नाअक्तिबत अंदेश लोग हैं, कुछ ना समझ लोग हैं, उनकी वजह से ये सब चीजें होती हैं, तो इनको बिल्कुल रुकना चाहिए। और जो भी यहाँ कुछ हुआ, अच्छा हमें इसको हिंदू मुस्लिम के जाविये से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कोई भी मरा हो, चाहे वो हिंदू मरा हो या मुसलमान मरा हो, इस तरह के झगड़े फसाद में जिसकी भी जान जाती है वो एक हिंदुस्तानी होता है, किसी माँ का बच्चा होता है, किसी भाई
का भाई होता है, किसी बहन का भाई होता है, इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो विवाद खड़ा हुआ बिल्कुल गलत खड़ा हुआ, चाहे इसकी वजह जो भी हो। लेकिन इसमें जो सीनियर लोग हैं इलाके के, जो ये समझिए कि समझते हैं बात को अच्छी तरह से, गहराई तक समझते हैं, सर जोड़ के उनको बैठना चाहिए। दोनों समुदायों को सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि सदियों से एक साथ रहते चले हैं। आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, जी। क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पूर्व बीसी हैं, तो आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसको, वो आप वही कर रहे हैं जो जीनत अंसारी कर रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर रहे हैं। आपने कहा कि हत्या धर्म के नाम पर इधर से हो या उधर से, या तो एक तरफा हत्या हो रही। आप बताइए, एक भी उदाहरण मुझे बता दीजिए जहां पर किसी मुसलमान की हत्या हिंदुओं ने इसलिए कर दी क्योंकि वो मुसलमान था। ऐसी कोई आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस भी आपको खोजने पे नहीं मिलेगा। नहीं, फिर आपने बिल्कुल, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। फिर आपने कहा जी, कि जी। फिर आपने कहा कि ये हत्याएं चाहे कानून के तरीके से हो चाहे किसी दूसरे तरीके से हो। तो कानून के तरीके से तो आप एनकाउंटर पे, एक तरीके से कानून के तरीके से तो एनकाउंटर ही है, तो एनकाउंटर पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो बात आपने वही कही आपके, लेकिन शहद मिला करके कही आपने। वो जो कड़वी बात है उसमें शहद मिला के लपेट के दे दिया ताकि, लेकिन बातें आपने, आप लोगों के पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे समाज के जो जिम्मेदार मुसलमान हैं, वो जब इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में सही संदेश नहीं जाता है। आप लोग को नहीं, डायरेक्टली नहीं, मना सुनिए, क्यों नहीं सुनिए, करते आप? जो भाई तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? अगर हम मुझे सही में लगता है हिंदुस्तान कि में शायद मैं हिंदू आपकी बात मुस्लिम एक समझा साथ नहीं रहते हैं, तो पाया। आप सुनिए, डायरेक्ट मेरी मना बात क्यों नहीं सुनिए। करते हो? आप देखिए, आप लंबा रूट लेकर के क्यों काटते हो? जयपुर में नहीं सुनिए, करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मुकेश जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ नहीं, इनकी नहीं, बात पे आपकी ना। जी मैं बात आऊंगा ठीक है। ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार को बोलने इस तरह नहीं दीजिए। बोलना अहमद साहब को चाहिए। बोलने दीजिए। आप मैं किसी आऊंगा को ललित जी, बहुत समय है अभी अगर मेरे पास। apologist की तरह हम बोल रहे हैं तो गलत है। जी हम्म। नहीं, आपने जो कहा मैंने कहा, मुझे आपके बोलने पे आपत्ति है। आप बात बहुत ही सातिराना तरीके से आप कर रहे हैं, बहुत ही सटल तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत ही तरीके से जो बात जीनत अंसारी जी ने कहा वही बात आपने कही, लेकिन आपके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे आपको लगेगा नहीं कि मैं तो बड़ा इज्जत करता हूं, मैं तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। लेकिन आपने कही, आप बिल्कुल कॉम्युनल बात आप कर रहे हैं। आप सरकार के एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैंने सुनिए, सरकार के एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाया है। बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे कहने का मकसद ये था कि हत्या कहीं की भी हो, किसी भी तरीके से हो, वो गैर इंसानी है, गैर इस्लामी है, गैर मजहबी है, गैर कानूनी है। मैंने एनकाउंटर का तो कोई नाम ही नहीं लिया। अगर वही तो मैं बात करूं, आपने नहीं कहा, लेकिन आपने कहा हत्या चाहे कानून के तरीके से हो चाहे सामने से हो। कानून के तरीके से हत्या कैसे की जाती है? या तो फांसी दी जाती है या एनकाउंटर होता है। तो आप अपराधियों को अगर फांसी कोर्ट देती है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं क्या? सुनिए, ये बात मैंने कही नहीं सर। आप रिकॉर्डिंग आपने कहा है सर। हत्या जो भी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं। आप लगातार अपनी बात कह रहे हैं, मैं बात को कह के बात को खत्म करता हूं। मैंने ये कहा था हत्या कोई भी करे, ठीक है। यहाँ जैसे हत्या हुई, अगर मुसलमान ने किया बिल्कुल गलत काम किया है, और ऐसे मुसलमान को मैं इस्लाम की बिल्कुल हर शरत से बाहर करता हूँ, क्योंकि इस्लाम में एक मासूम का कत्ल करने का मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल करना। फिर आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कुरान में लिखी है ये बातें, पर करते क्या है, अमल क्या है? ये आपकी बात ठीक है, हमें अपने अमल को सुधारना चाहिए, ताकि सामने वाला ये ना कहे कि ये तो मतलब ग्लासगो में जाके कार के अंदर बारूद लेके सब लोगों को मार देता है। ये चीजें गलत है। लोग एक्शन देखते आप हैं। जैसे पढ़े लिखे लोग अगर हमारे स्क्रीन पे आके ये बोलते हैं कि जो जिस तरीके से हत्या हुई वो गलत है और ऐसे लोगों को सरकार को फांसी देनी चाहिए, अगर आप ये बात कहेंगे ना तो समाज के लोग सुधरेंगे आपके। आप इस तरीके से जब घुमा करके जलेबी की तरह बात करते हैं ना, तो लोगों में सीधा संदेश जाता है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप सीधा क्यों नहीं कहते? वो अपराधी है, किसी ने हत्या हुई है, दुनिया को पता है, आपको भी पता है। हत्या किसने की ये भी आपको पता है, दुनिया को भी पता है। तो जब आपको बात करने के लिए आते हैं तो आप उसको सीधा प्रोटेक्ट क्यों करते? आप सीधा कहिए कि ये गलत हुआ है और इसको फांसी होनी चाहिए। मैं अगर जज होता तो मैं इसे फांसी दे देता, तो सख्त संदेश जाएगा ना उसमें। लेकिन आप लोग उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं। जो लोग हैं वो नहीं जाता ऐसा संदेश आपको। मैं कहूँ ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। मैं एक बार ललित जी के पास जाऊंगा। ललित जी, उसमें मुझे शामिल ना करिए। बोलना चाहता हूँ, दोनों स्कूल में बैठे हैं, दोनों से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर इनको बुरा ना लगे। ये अपनी मस्जिदों से ऐलान कराइए, जो लोग इस तरह की घटना करते हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए। वो इस देश में रहने, अपनी मस्जिदों से क्यों ऐलान नहीं कराते? जब इनके नबी के बारे में कुछ गलत बोला जाता है तो ये बोलते हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा। अब क्यों नहीं बोल रहे? गुस्ताखे हिंदू हत्या की एक ही सजा, घर
घर उस मुसलमान से जुदा, मुसलमान उस घर से जुदा। अब क्यों नहीं बोल रहे ये बात? अब ये नबी को बीच में, अब ये नबी को बीच में लिया है, अब ये नबी को बीच में लिया लाएंगे है। ना। अरे हमारा बच्चा, अरे हमारा बच्चा हमारे लिए भगवान है, हमारा बच्चा हमारे लिए भगवान है। आपका नबी अगर पूछे तो हमारा भगवान है हमारा बच्चा। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, नबी को बीच में लिया। मैंने कोई गलत बात बोली? अगर आप किसी संगठन से आप बोलोगे तो गर्दन काट दोगे। अरे मैडम आप चैनल के माध्यम नबी से को ये बोल बीच में, रहे लेकिन हैं। नबी के बारे में कुछ बुरा तो नहीं कहा ना जीनत अंसारी जी। नबी को पूरे सम्मान के साथ तो बोल रहे हैं। अब नबी का नाम लेकर के आप हत्याएं कर रहे हैं, तो वहां पर नबी का नाम नहीं आता क्या? ये जमानत भी लेके महिला जो बैठी है, अरे नबी की कोई अपराधी की कोई उनके खिलाफ कोई अशोभनीय शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना। नबी का नाम लेकर के आप हत्याएं कर रहे हैं, तो वो भी तो नबी के नाम पे ही कर रहे हैं ना। गर्दन काट देंगे नबी का नाम लेके, तो ये हमारे बच्चे मार देंगे। चलिए ठीक है, अभी आप एक मिनट लीजिए, हमें छोटा सा ब्रेक के लिए हमें रुकने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। प्लीज हमारे साथ जितने मेहमान है वो हमारे साथ बने रहेंगे, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत वापस आएंगे, चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए लिस्टें बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अखा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह छोटा टाउन बिग आइडियाज, कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था। बीच में मुश्किल मिला तो स्किल भी मिला, बड़ा ऑर्डर्स मिला तो बड़ा रिलैक्सेशन भी मिला। फोन ही बन गया मार्केट, मीटिंग प्लेस और बैंक। कभी कभी सोचती हूँ कि 0 से स्टार्ट किया था और आज स्टार्टअप बन गई हूँ। पर नो चिल, हाँ अभी तो यूनिकॉर्न बनना है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम वापस अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं, और फिरोज अहमद साहब हमारे साथ में, एक बार उनसे बात करूंगा। फिरोज साहब, एक जो चीज़ सामने बात आई है उत्तराखंड में कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ पर लफ्ज़ जिहाद और लैंड जिहाद भी किया जा रहा है, और इसके लिए जो सरकार है, धामी की जो सरकार है, वो बाकायदा काम भी करी। 590 से ज़्यादा जो है मज़ारों को, अवैध मज़ारों को जो है तोड़ा गया है, क्योंकि वो अवैध ज़मीन पे, सरकार की ज़मीन पे या कृषि भूमि पे इस तरीके से थे। और जिस तरीके से पहाड़ में पलायन हो रहा है, सरकार की चुनौती ये है, जो पलायन को तो रोकना है ही,
लेकिन जहां से लोग पलायन कर रहे हैं वहां पर जाकर के अवैध तरीके से लोग बस भी रहे हैं और ज़्यादातर उसमें उनमें से मुसलमान हैं और वो ज़मीन कब्जा करके वहां की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। ये सरकार की चिंता है, आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली चिंता है उनकी, और इसको कई बार अपने प्रोग्राम में वो बोल भी चुके हैं। क्या आपको लगता है कि सही में ये चीज़ है और इसे रोकने के लिए केवल सरकार अगर जब कार्रवाई करती है तो उसमें देरी होती है, लेकिन अगर समाज कार्रवाई करेगा, चिन्हित करेगा, तो मुझे लगता है कि जल्दी होगी वो कार्रवाई, या फिर उसके बाद दोबारा करने की लोग कोशिश नहीं करें, क्योंकि समाज में, क्योंकि सबसे पहले तो वो समाज के जरिए ही आता है वहां पे। जी जी, देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे एक काबिल दोस्त ने एक बात कही कि वो मस्जिदों से ऐलान किया जाता है, इस तरह का ऐलान होता है, गलत ऐलान होता है। ये 1989 1990 में कश्मीर की मसाजिद से ऐलान किया गया था, बहुत गलत ऐलान था कि आप चले जाओ और इस तरह स्त्रियों को छोड़ जाओ, बिल्कुल गलत था। ऐलान कराइए आप, वो भी गैर पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के मुसलमान। ललित जी अभी बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास। इस तरह की चीजें गलत हैं, पहली चीज। दूसरी चीज में मैं आ रहा हूँ, अगर कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गिरजा, कुछ भी, गुरुद्वारा, कोई भी, अगर वो सरकारी जमीन पे या गैर कानूनी जमीन पे अगर वो बना हुआ है, उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। और उस पर ये नहीं कि फिर वो ये कहें कि जी ये मस्जिद को यहाँ से हटाया और ये हमारे साथ जुल्म किया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार अपने कागजों के साथ, बाकायदा प्रूफ के साथ करती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती किसी का आस्था स्थल, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, कुछ भी हो। कई बार ऐसा हुआ है कि मंदिरों को हटाया गया जो रास्ते में, रोड में आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें कोई, मेरे ख्याल से झगड़े फसाद का कोई मसला नहीं है। देखना चाहिए कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। उसके बाद फिर अगर कहीं कोई ज्यादती है तो फिर कानूनी मदद ली जा सकती है, ठीक है। तो आपस में भिड़ने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है, आपस में भिड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि सामने चुनाव है और सरकार इस तरीके की बातों को कर रही है और जो लोग इस हत्या में शामिल हैं वो कहीं ना कहीं से तो गाइड हो रहे हैं ना, क्योंकि उनका मकसद, उनका अपना व्यक्तिगत मकसद नहीं है, वो किसी और का मकसद है, उसमें वो टूल बने हुए हैं। तो जो मकसद जिनका है, जो कहते हैं कि पीछे से कोई कर रहा है, कोई इकोसिस्टम में वो काम कर रहा है, तो इकोसिस्टम के पैरेलल, तो चूंकि आप इकोसिस्टम में नहीं है तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना सर, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं सरकार के, समाज के। तो ये इसके खिलाफ खड़ा कौन होगा? सरकार हमेशा करेगी तो यही आपस में लोग लड़ेंगे, फिर एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। लेकिन आप जैसे जिम्मेदार लोग अगर समाज के बीच से ऐसे लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, अस्थायी निकलेगा और वो सुनेंगे आपको। तो आप लोग इस तरीके की पहल क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। देखिए, हम तो अब से नहीं, 40 साल से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं। देखिए, कन्हैया लाल को मारा गया कहाँ? वहाँ राजस्थान में, वो सरपंच विवाद के मामले में नुपुर का जो कमेंट था उसमें एक वो बेचारे टेलर को मार दिया, बिल्कुल गलत था। अच्छा, उससे गलत क्या बात हुई? जब उसका लास्ट राइट्स हो रहे थे, जब उसकी लास्ट जर्नी के लिए उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा था, तो उसमें एक भी मेरी जैसी टोपी वाला नजर नहीं आया। उसमें होना चाहिए था, उस मुसलमानों को भी शामिल होना चाहिए था। ये इंसानियत के मामलात हैं। इंसानियत के मामलात जो हैं वो मजहब से ऊपर उठ के होते हैं। जब सभी इस तरह से सोचेंगे तो मैं समझता हूँ सदियों से देश ऐसे ही चल रहा है, प्यार मोहब्बत से जुड़ के हम चल रहे हैं। जी, मैं यही सवाल मैं जीनत अंसारी से भी पूछना चाहूँगा। जीनत अंसारी जी, आप जब बच्चों को पढ़ाती हैं, आप जब कॉलेज में जाती हैं, आप जब समाज में आप रहती हैं, तो हर एक मुद्दे पे आपसे इससे पहले भी मेरी बातचीत हुई है। तो आप लोग जिस तरीके का मैसेज देना चाहिए, क्या आप लोग देती हैं उस तरीके का मैसेज? अब जो अहमद साहब कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, सफल हो या ना हो, कोशिश करते रहना चाहिए। आपने इतनी कितनी कोशिश की? देखिए, मैं तो बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करती हूँ। आप मेरे अकाउंट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए और जो गैर जिम्मेदार मुसलमान हैं उनको समझाने के लिए मैं कितना काम करती हूँ। जैसे कि अभी आपने उससे पहले एक शब्द कहा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें मुसलमान को हिंदू ने मारा हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मुकेश जी कि रमजान में एक 12 साल के बच्चे को लखनऊ में बर्थडे पार्टी पे बुला करके उसके माथे पे सटा के गोली मारी गई थी, और उस बच्चे के पास वो गन कहाँ से आई, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। उस बच्चे को
नाबालिग करके उसके अंदर बच्चे गृह में डाल दिया गया है। तो हम लोगों ने उस चीज पे कोई ज्यादा इशू नहीं बनाया है, उस चीज को कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस सरकार हमारी बैठी हुई है जो उस चीज का जवाब देगी। तो इसी तरीके से हम लोग जो है हम भाईचारे की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो बिल्कुल उसको फांसी की सजा भी होनी चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम लोग इसके फेवर में नहीं आते कि खड़े हो जाते हैं बैठ करके और कहीं भी मीडिया पे और या कहीं भी अपने संगठन के 4-5 लोग इकट्ठा किए और बोलने लगते हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं, हमारा जो इस्लाम मजहब है वो ये सिखाता है कि नहीं, सबसे ये है कि आप अपने साथ साथ दूसरों से भी आप प्यार करो। आप तन सर से जुदा करने वाले जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो हमारी कैटेगरी में नहीं आते हैं। हम लोग उनको मुसलमान ही नहीं मानते हैं। यही तो प्रॉब्लम है जीनत अंसारी जी, प्रॉब्लम तो यही है। आप सिर्फ इतना कह के इतनी नहीं कर लेती हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से इसे भाई वो हमारा नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। भाई आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, आप खुल करके विरोध कीजिए ना। मैं सवाल पूछने से पहले आप विरोध कीजिए ना, मेरे टीवी पर केवल विरोध मत कीजिए। आप अपने समाज में जाकर के आपने कितने पोस्ट लिखे, आप बताइए ना, आपके कितने पोस्ट सोशल मीडिया पे हैं, कितने ट्वीट आपके हैं, आप दिखाइए एक भी हमारा जो आपने कहा हो। और आपने वो सर तन से जुदा की बात करी है आपने, लेकिन कितने आपने पोस्ट किए मेरे सामने? तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन बिना मेरे सवाल किए आपने क्या क्या अटेम्प्ट लिया? आपने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया। और अभी ये उत्तराखंड की जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के आपने क्या किया? जो सूर्या की जो घटना हुई है, सूर्या की घटना पर आपने कितने रिएक्शन दिए? आपने कितनी बार कहा कि ये गलत हुआ है और उसको फांसी पे लटका दो? गलत कहना बड़ा आसान है, लेकिन आप उसको लॉजिकल एंड पे ले जाते नहीं है आप लोग, और आप प्रोटेक्ट करती हैं दूसरे तरीके से, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड से हैं, और रोशन गौर। मैं एक बार उनसे रोशन गौर के पास जाना चाहूंगा। रोशन जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रोशन जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल है कि उत्तराखंड देवभूमि जब ये बन रहा था तभी भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे कि इसे अलग करो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से इसका नेचर नहीं बनता, ये देवभूमि है। क्या आपको लगता है कि देवभूमि में जिस तरीके से जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है, जो ओरिजिनल जिस मकसद के लिए देवभूमि अलग बनाया गया था, वो मकसद कहीं ना कहीं इन वजहों से, इन घटनाओं की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि जब हमारी उत्तराखंड में सरकार बनी थी तो उस वक्त कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए थे। जैसे कि हिमाचल जब बना था तो हम परमार साहब को याद करते हैं कि परमार ने हिमाचल की ऐसी नींव रखी कि आज हिमाचल बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड में क्या हुआ कि जब पहले मुख्यमंत्री बने वो हरियाणा के थे, तो उनके दिमाग में जो एक प्रेम होता है अपने भूमि के प्रति, अपना जो उनका एक दर्द होता है, वो नहीं था उनके मन में। तो उन्होंने अपनी सरकार चलाई, फिर वो उनकी सरकार चली गई, फिर बीजेपी ने वहां फिर मुख्यमंत्री बदला। तो पिछले 25-26 साल की बात करें तो 25-26 साल में 12-13 वहां मुख्यमंत्री बदल गए। तो उन लोगों को इतना सोचने का समय नहीं मिल पाता कि हमें कितने कठोर निर्णय बनाने चाहिए, हमारा भूमि अधिनियम वहां कितना मजबूत होना चाहिए, हमें स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय जो हमारी भूमि है उसको बचाने के नहीं। आज आप उत्तराखंड में चले जाएं, गांव में जितनी सड़कें हैं वो सारी सड़कें बिक चुकी हैं। गांव में होटल मोटल खुल चुके हैं और सारे बाहरी लोगों के। अब वहाँ लोग जाते हैं मस्ती करने के लिए, अपना टूरिज्म करके आए, 1 रात के लिए 2 रात के लिए रुके वापस आए, तो उसका भी उत्तराखंड को फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब आप टूरिज्म के लिए जाते हैं तो आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं या कुछ आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। वहाँ आप जाते हैं, सिर्फ 1 रात सोते हैं, वापस दिल्ली या अपने शहरों की तरफ आ जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा। तो टूरिज्म भी वहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो रोजगार का एक थोड़ा सा साधन बना हुआ है। लेकिन जो वहाँ भूमि कानून बनना चाहिए, जैसे कि जब भुवन चंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि 250 मीटर से ज़्यादा जमीन नहीं खरीद सकते अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं। तो अब चूंकि हमारे जो संविधान है उसमें लिखा कि कोई भी हमारा देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है, तो वो 250 मीटर में जमीन लेकर वहाँ बना सकता है। लेकिन जब वहाँ भुवन चंद खंडूड़ी बदले और दिल्ली से प्रेशर गया तो वो कानून को हटा दिया गया और उसमें डीएम को पावर दे दी गई कि आप कितनी भी जमीन को अलॉट कर सकते हैं, मंजूर कर सकते हैं, अगर वो एक ऐसी योजना दे कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे। इस बहाने वहां लोगों को खरीद फरोख्त चली और वो डीएम के ऑफिस से सब कुछ खेल होता था। हालांकि अब वो मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में ले लिया है। उसके कारण जमीन की जमीन
एकड़ के एकड़। बहुत बड़ी संख्या में वहां जमीनें बिक रही हैं। तो जो लेकिन भू कानून बनना चाहिए था वो नहीं मेरा बना। जो सवाल था, जो लोग कब्जा कर रहे हैं उसके लिए कानून कुछ भी बनाए उसको क्या फर्क पड़ता है? वो कोई खरीद करके लीगल तरीके से तो ले नहीं रहे हैं। कानून बनने से तो उनको नहीं रोका जा सकता, आप कानून से रोक ही नहीं सकते, वो तो कानून के रास्ते से ले ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वहां दो चीजों से वहां जो है अतिक्रमण हो रहा है। एक अतिक्रमण हो रहा है जो गरीब लोग हैं, जब आप वहां उनके बीच में घुसपैठ करते हैं, फल वाला बनकर, सब्जी वाला बनकर, ठठेरा बनकर, जो आप कबाड़ी वाला बनकर उनके यहाँ जाते हैं और धीरे धीरे बाद उस गांव में आप घुसते हैं, उनकी जो वहाँ बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके खिलाफ आप जिहाद करते हैं, तो वहाँ गांव में आपको एंट्री मिल जाती है। और उसके बाद आप एक गांव की एक जमीन आपने खरीदार, चूंकि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो अब अगल बगल के आपने जमीनें खरीदी, तो आप गांव में चले जाए तो गांव में जो छोटे छोटे जो टाउनशिप जो टाउन खड़े हो जाते हैं, उन समय आप देखिए कि बाहर के लोग हैं, वो स्थानीय लोग नहीं है, वो वहां जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरा वो लोग हैं कि जो मजार के नाम पर कहीं भी उन्होंने देखा कि यहाँ जमीन को कब्जा किया जा सकता है, वहां उन्होंने मजार बनाई और सुबह फिर अगले दिन वहां बड़ा सा एक इलाका कब्जा हो जाता है। तो चूंकि गांव वहां उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, लोग पढ़ाई लिखाई के बहाने, स्वास्थ्य के बहाने, शिक्षा के बहाने गांव छोड़ रहे हैं, तो जो बाहर के लोग हैं वो वहां प्रवेश कर रहे हैं, वो वहां सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो दो तरीके से वहां एंक्रोचमेंट हो रहा है। एक एंक्रोचमेंट हो रहा है कि उनके पास पैसा आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, वो लोग वहां बाहर से पैसा लेकर शहरों में, गांव में जमीनें खरीद रहे हैं, और पता नहीं कहां से वो किसी ऐसे आदमी को पकड़ते हैं कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी, यानी जिसका जन्म उत्तराखंड में हो या जो उत्तराखंड में 5 साल से ज्यादा रह चुका हो, वो उत्तराखंड का निवासी बन जाता है। तो इसलिए उनको वहां जमीन मिल जाती है, फिर वो अपने नाम पर कई जमीनें खरीद लेता है, कई मकाने खरीद लेता है, और फिर वहां धीरे धीरे आप देखेंगे तो फिर तो ये तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं तो तो उनकी भी जिम्मेदारी रोशन जी बनती है ना, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो अपना जमीन बेच रहे हैं तो खरीद रहे हैं, तो वो तो कानून के तहत ये हो रहा है, तो इसके लिए भाई उस व्यक्ति को तो आप जिम्मेदार सीधे तौर पर नहीं ठहरा सकते जो जमीन खरीद रहा है, क्योंकि आपने कानून बनाए चाहे किसी के दबाव में बनाए, तो जमीन खरीद रहा है, जमीन खरीद के रह रहा है, तब तो आपको दिक्कत है क्योंकि कानून के तरीके से रह रहा है। लेकिन मैं तो कब्जे की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो धामी सरकार ने 590 जो मज़ारों को और मदरसों को, 250 मदरसों को अभी तोड़ा है, सील किया है, वो अवैध ज़मीन पर बने हुए थे। और ये जो अभी इम्तियाज़ और रज़ाक जो है, इनका जो मकान था वो भी जो है अवैध कब्जे से बना हुआ था। मैं एक बार अहमद साहब के पास जाऊँगा। अहमद साहब, ये जो जब कोई घटना हो जाती है तब सरकार को पता चलता है जो कि आरोपी जो है वो तो कब्जा करके रह रहा था जमीन पे, उससे पहले सरकार की भी नजर नहीं जाती है। नहीं, देखिए, ये बड़ा जेन्युइन आपका सवाल है। वो ये कि अब जैसे कई जगह जो गैर कानूनी जगहों पे लोगों ने मकान बनाए हुए थे, या जैसे अभी आपने कहा कि मसाजिद या मदारिस बनाए हुए थे, और फिर जब पता चला, कागजों को ढूंढा भाला गया, तो पता चला भाई ये गैर कानूनी जगह पे बने हुए। फिर जो वहाँ मकान या जो भी मतलब आस्था स्थल बने होते हैं, लोग कहते हैं अरे हम तो यहाँ 40 साल से हैं, 45 साल से हैं, अब तोड़ने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से देखना पड़ेगा, लेकिन अगर गैर कानूनी जगह पे है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो 20 साल से हो, 25 साल से हो। अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो वो भी सरकार और कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसमें ये लड़ाई झगड़ा फसाद, आपस में एक दूसरे को मार पीट करना, इस तरह से लहूलुहान कर देना कि कोई मर ही जाए पीट पीट के, ये सारी चीजें सभ्य समाज की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं पर्सनल किस्सा बता रहा हूँ, अब से शायद 20 साल हो गए, 15-20 साल हो गए। मेरे कुछ दोस्तों ने, कलकत्ता में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने कहा कि 24 परगना में एक सिद्धा मस्जिद को हटाया जा रहा है, और उसको हटा के मैं गया वहाँ पे, तो मैंने ये देखा, पता ये चला जो मस्जिद थी बाकायदा काफ़ी दिनों से थी, लेकिन सरकार ने कोई स्कीम बनाई थी रोड को चौड़ा करने की। उस स्कीम में एक मंदिर को भी उन्होंने हटाया, मस्जिद को हटाने लगे, तो फिर वहाँ पे लोगों ने काफ़ी शोर शराबा किया। इत्तेफाक से मैं गया वहाँ, मैं समझ रहा था कि मस्जिद जो है स्कीम में नहीं आ रही, ज़बरदस्ती इसको हटाया जा रहा है, कोई कम्युनली लोग इसके खिलाफ हैं। तो फिर मैंने समझाया, वहाँ मौलवी साहब को भी समझाया, मस्जिद की कमेटी के जो चेयरमैन थे उनको कहा, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो गैर कानूनी मंदिर था वो भी चला गया, और यह है कि इस तरह से मतलब लोगों के बात समझ में आ गई, तो एक बहुत बड़ा फसाद हो सकता था वहाँ 24 परगना में, वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, इसमें क्या है कि जो आस्था है, आस्था का पूरा मतलब सम्मान है, हर तरीके से सम्मान है। एक बात मैं और कह के बात को पूरा करूंगा,
हमारे दोस्त कह रहे थे कि मस्जिद से कहा जाता है कि अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब ये होता है, थोड़ी सी बुरी लगती है। अगर अल्लाह बड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम छोटे हैं, या योगी राज श्री कृष्णा छोटे हैं, या कोई देवी और दूसरी देवता छोटे हैं। नहीं, ठीक है, कह दिया। इस्लाम ये भी कहता है लकुम दीनोकुम वले दीन, यानी तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। तो ये कौन सी बात हम कहाँ पकड़ रहे हैं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत हमारी खूबसूरत लेकिन अहमद साहब यहाँ तो असली अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमानों की बात हो रही है। यहाँ तो कुरान भी दो हो गए हैं। यहाँ बोलते हैं एक ओरिजिनल कुरान है, एक जो ऐसा कुरान है जो लोगों ने खुद से लिख लिया है, जो कह रहे हैं कि नहीं, हिंसा जो है वो करना हमें इस्लाम सिखाता है। मुझे तो नहीं ऐसा कोई इस्लाम दिखा जो हिंसा करना सिखाता है। कुरान नहीं है, कुरान एक ही है। कुरान का जेर जबर पेश कोई चेंज नहीं कर सकता, एक ही है। और उसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं, वो मैटर करता है। विनोद के मुद्दे पे होती ठीक रहता, उत्तराखंड में होती तो ठीक रहता। बिल्कुल। ललित जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो ललित जी के पास जाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए प्रहार। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार, नए उत्तर प्रदेश का आधार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पर नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12th जून। ब्रेक पर आपका स्वागत है और चर्चा अभी जारी है कि इम्तियाज और रज़ाक, जो कि विकास नगर में जो विनोद कश्यप की हत्या हुई थी, उसके जो आरोपी हैं उनके एनकाउंटर की मांग लोग कर रहे हैं। उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं बने हुए हैं, अभी हमारे साथ ललित शर्मा जी। ब्रेक पे जाने से पहले वो कुछ बोलना चाह रहे थे। ललित जी,
बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो मुसलमान और इस्लाम है, दोनों स्लो पॉइजन है जो हमारे बच्चों को खा रहे हैं। इस स्लो पॉइजन का अगर हमने कोई इलाज नहीं किया, इस्लाम और मुसलमान दोनों स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। अगर स्लो पॉइजन को हमने खत्म ना किया तो वो दिन दूर नहीं होगा, हम बिना बच्चों के हो जाएंगे, हमारी बेटियों को घर से उठा के ले जाएंगे। ये स्लो पॉइजन जो लगे हैं, ये कुछ लोग बैठते हैं डिबेटों में, कुछ लोग बैठते हैं कोर्ट में, कुछ लोग बैठते हैं जजों में, जो इन खराब मुसलमानों की पक्ष लेते हैं। जो एक वर्ग होता है इनका हत्या करने वाला, एक वर्ग होता है डिफेंड करने वाला, एक वर्ग होता है फंडिंग करने वाला, और एक वर्ग होता है इनका जो उनको सलाह देता है, जो इनके मौलाना होते हैं। आज जब ये डिबेट में बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जब ये लोग उनके साथ में बैठते हैं तब उनको बताते हैं तुम जिहाद करो, अगर हिंदुओं को मारोगे तभी गजवा हिंद बन पाएगा। इनकी नीति एक ही है, गजवा हिंद बनाने की। हमारे बच्चे जब मरेंगे इनका सपना तभी पूरा होगा, ये गजवा हिंद तभी बना पाएंगे। मैं अहमद साहब आप ही के पास आऊंगा। कश्मीर में 3.25 लाख हिंदू इन्होंने भगाए हैं, आज तक कभी वापस ला पाए हैं? भगाए हैं, आज तक ला पाए हैं? कभी की इन्होंने भाईचारे की बात? बड़ी भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं अहमद साहब जी। मैंने बहुत ध्यान पूर्वक अपने छोटे भाई ललित साहब की बात सुनी है। उनका जो इनके ललित भाई बात पूरी कर लो। ठीक है ललित भाई, मैं आपकी ठीक है, आपके भाई नहीं है वो, ठीक है चलिए जी। नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे चाहे भाई समझे या कसाई समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको अपना भाई समझूंगा। सुनिए, आपके दिल में एक दर्द है, उसकी एक वजह है, उस वजह को हम समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। ऐसा है इस मुल्क में, सुनिए ललित भाई मेरी बात सुनिए, आपके दिल में जो दर्द है हम समझ रहे हैं उसको। इस मुल्क में जब तक हमारे जैसे मुसलमान हैं तब तक यहाँ कोई गज़वा हिंद नहीं आएगा। पहली बात सुनिए, कोई गज़वा हिंद नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि जितने मुसलमान हैं वो मतलब ऐसा है, वो हिंदुओं के दुश्मन नहीं है। कुछ इस तरह की जो बातें हो जाती हैं वो कुछ ऐसे मुसलमान करते हैं जो ना तो कुरान पे अमल करते हैं ना हदीस पे अमल करते हैं। उनको हम बिल्कुल मुस्लिम जो हमारा कम्युनिटी है उससे बाहर करते हैं। आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ। कभी आप दिल्ली आए, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर चैनल से ले लीजिए, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। बैठ के हम बात करेंगे, इसका इलाज निकालेंगे। जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल तथ्यहीन है आपकी बात में तथ्य है। अहमद साहब तब ये बताइए, ये जो घटना विकास नगर वाली जो घटना हुई है, विकास नगर की घटना में लोग वहां पर कह रहे हैं कि ये जो दोनों आरोपी, इसका एनकाउंटर होना चाहिए, तो क्या आप लोगों को लगता है? जी 101% एनकाउंटर होना चाहिए उनका। आप मस्जिदों से ऐलान कराइए ना। आप बोलिए इनका बहिष्कार करेगा मुसलमान समाज, इनको पाकिस्तान का टिकट देगा हम भिजवाएंगे, आप बहिष्कार करिए। देखिए ऐसा है, अगर मुझे जहां ये बहुत ही खतरनाक घटना हुई है, मदरसे से जितने आतंकवादी निकलते उतने साइंटिस्ट नहीं निकलते, उतने डॉक्टर नहीं निकलते। मैं वहाँ की मसाजिद में जाऊंगा, वहाँ अईमा हजरात से बात करूंगा और मैं वहाँ लाउड स्पीकर से कहूंगा कि जिसने ये काम किया है उसको फौरन से पेशतर फांसी होनी चाहिए। बेशक चाहे उसको गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो। ये मैं बोल रहे हो, कहूंगा। आप अपने दिल पे हाथ रख सकते हो, आप मुसलमान नहीं, ठीक है, इन्होंने कहा कि वो वहां जाएंगे, और आप ये जाएंगे तो मुझे इत्तला भी करेंगे और जब हमें बताएंगे तो हम उसे कवर भी करेंगे। तो अगर अहमद साहब आपने कहा है टेलीविजन पे ये बड़ी बात, अपनी बात पे रहिएगा, जब आप जाएंगे तो आप मुझे बताएंगे और फिर आप जाएंगे तो मेरी टीम भी आपके साथ आपको वहां पर कवर करेगी। जो बात कही मैं बिल्कुल ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है विरोध करने का। ललित जी, अगर ये बोल रहे वहां जाकर के ऐलान करवाएंगे और लाउड स्पीकर पे ऐलान कराएंगे तो हमें इन्हें एक बार मौका देना चाहिए। जीनत अंसारी भी हमारे साथ है। जीनत जी, क्या आप भी चाहेंगे कि इस तरीके का ऐलान हो, और जैसा कि अहमद साहब कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहां पर ऐलान करें, क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर होना चाहिए ऐसे लोगों का, ताकि आगे से लोग इस तरीके की जरूरत ना कर पाए? बिल्कुल, जो भी जिस भी समाज का आदमी जिसके खिलाफ भी जो भी गलत कार्रवाई करे, उन सब का एनकाउंटर, मुसलमान ही क्यों ना हो। मैं तो फिर बार बार आपसे कह रही हूँ, पर आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो इम्तियाज है और उनका सबसे पहले उनका एनकाउंटर होना चाहिए, और फिर अगर कोई मुसलमान के साथ भी कोई अगर ऐसा गलत काम होता है तो उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। ये हम लोग जब आप ये बात कहती है ना तो मुझे लगता है कि आप प्रोटेक्ट कर रही है। कब ऐसा रिलीजन के नाम पे किसी हिंदू ने, कोई हिंदू किसी मुसलमान को रिलीजन के नाम पे नहीं मारता है, कोई नहीं मारता, इस तरीके से कुर्बानी नहीं देता। ये आप जो है ना इक्का दुक्का कभी आप
वंस इन अ वाइल अगर कहीं पे हो गया तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकती है। जीनत अंसारी आप पढ़ी लिखी आप हैं, और आप जैसे लोग जब इस तरीके की बात करते हैं तो रज़ाक जैसे लोग पैदा होते हैं। आप जैसे लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो रज़ाक जैसे लोग पैदा होते हैं, और इसीलिए उसके इनकाउंटर की बात होती है। और उस इनकाउंटर से केवल रज़ाक नहीं मरता है, इम्तियाज नहीं मरता है, उसके परिवार के बाकी लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए आप जरा सोच समझ के प्रोटेक्ट कीजिए। आप केवल रज़ाक और इम्तियाज केवल नहीं मरेगा, उसका इनकाउंटर होगा तो उससे साथ जुड़े उसका परिवार भी मरेगा, और उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। एनकाउंटर होना चाहिए, इम्तियाज जैसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, और ये एक नजीर पेश होनी चाहिए। कोई भी मुसलमान, कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत काम करे तो उनके लिए ऐसा ही एनकाउंटर होना चाहिए। मैं बार बार जाइए ना मस्जिद में ऐलान कराइए ना। तो फिर आप अभी सूर्या के जो आरोपी थे, जो हत्यारे थे अनस, उसके एनकाउंटर को आप प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी? नहीं, मैंने बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं किया। बताइए, आप मुझे बताइए कौन सा प्रोटेक्ट किया है? मैं बिल्कुल आप उसको जब कह रही थी, आपने कहा, मैं बताता हूँ कैसे प्रोटेक्ट किया आपने। जीनत अंसारी जी, आप केवल आप ही धरती पे पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं, आप बता रहा हूँ केवल आप ही पढ़ी लिखी नहीं है, जनता भी समझदार है। आपसे जब उसके अनस के बारे में पूछा जाता है तो आप कहती हैं क्या कि उसी गाजियाबाद में एक एथलीट का भी मर्डर हुआ था और हिंदू नहीं किया था, यही प्रोटेक्ट करना हुआ। आप जो है एक हत्यारे को दूसरे हत्या से आप कंपेयर करके आप उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको बिल्कुल ये प्रोटेक्शन है, और यही इसी तरीके से होता है। आप सीधे तौर पे नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप जो है उसके सामने एक उदाहरण दूसरा दे देती हैं ताकि उसकी बात कमजोर हो जाए, उसके एनकाउंटर को जस्टिफाई करती है सीधे। जी अहमद साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, हमारी बहन एक बात रख रही है, थोड़ा सा उसमें उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की चीज है ना, कि उसको हमें इक्वलाइज नहीं करना चाहिए कि अच्छा मुसलमान ने हिंदू को मारा, हिंदू ने भी मुसलमान को मारा, दोनों ही जघन्य कृत्य हैं। ठीक है, इसको हमें किसी भी हालत में बतौर एपोलॉजिस्ट नहीं बोलना चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अपनी बहन जीनत अंसारी साहिबा से भी और ललित भाई से भी। देखिए, जब दो मुसलमान आपस में बात करते हैं तो वो गालिबन ये कहते हैं कि ये हिंदू तो बड़े धोखेबाज हैं। जब दो हिंदू बात करते हैं तो कहते हैं ये मुसलमान तो बड़े मलेच्छ हैं, गलत हैं। होना क्या चाहिए, जो जब मुसलमान और हिंदू आपस में बात करते हैं, जैसे हम चैनल पे बात कर रहे हैं, और तो हम फिर प्यार मोहब्बत की मेल मिलन की बात करते हैं, ये मुनाफिकत है। जो मुसलमान हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, उनको बोलना चाहिए अपने तबके में हिंदू बहुत अच्छे अच्छा मुसलमान कोई है ही नहीं। हिंदुओं की वजह से अच्छा मुसलमान बताओ, नाम बताओ अच्छे मुसलमान का। आप नाम बताइए अच्छे मुसलमान का। हामिद अंसारी अच्छे मुसलमान थे, अब्दुल कलाम आजाद अच्छे मुसलमान थे। ललित जी, ऐसा नहीं कि सारे मुसलमान खराब हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, और अच्छे मुसलमान भी हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं थे, वो इंसान थे। हाँ बस, तो ठीक है, वो इंसान थे, लेकिन उनका नाम मुस्लिम था, वो रिलीजन फॉलो करते थे, इस्लाम को। वो इंसान थे। ठीक है, मैं मेरे पास समय की कमी है, मैं एक बार रोशन जी के पास जाना चाहूंगा। रोशन जी, इस तरह की घटनाएं आप चूंकि शुरू से रहे हैं उत्तराखंड में, बनने से लेकर के अब तक, आप उत्तराखंड से आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जुड़ाव आपका रहा है। क्या आपको लगता है इस तरीके की बातें उत्तराखंड में 2014 के बाद से होने लगी है, या 14 के बाद से लोग बोलने की हिम्मत करने लगे हैं? दो चीजें, एक तो होने तो पहले से रही थी, लेकिन लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2014 के बाद से लोग बोलने लगे हैं, विरोध करने लगे हैं, और अब जिस तरीके से लोग आगजनी भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब सरकार ऐसी हो गई है जो ऐसे चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए ऐसा मन बढ़ा है लोगों का? असल में उत्तराखंड देवभूमि में जब तक मैं गांव में था तो हमारे यहाँ तो ताले भी नहीं होते थे, यानी लोगों के घर खुले होते थे, लोग जंगल जाते थे, लकड़ी लाते थे, घास लाते थे, घरों में कोई ताला नहीं लगाता था, इस तरह का माहौल था वहाँ। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बना तो बहुत सारे लोग बाहर से वहाँ अंदर आए, चाहे यूपी से आए, हरियाणा से आए, दिल्ली से गए, बहुत सारी जगह से लोग गए, तो तब जाके वहाँ फिर कुरीतियाँ आने लग गई। और जब अगर हम मुस्लिम की बात करें तो वहाँ जब हमारा उत्तराखंड बना था तो टोटल जो पॉपुलेशन थी वो करीबन 3% के आसपास थी, अभी वो बढ़कर करीबन 13-14% हो गई है। पॉपुलेशन बढ़ी है, हिंदुओं की भी मामूली से बढ़ी है, थोड़ा मुस्लिम्स की भी बढ़ी है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो कि आपने सर, अगर आप कह रहे हैं कि 10% मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है 10 साल में, तो ये तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मुझे लगता है कि इस ग्रोथ के कारण, तो जो कह रहे हैं कि ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इंटेंशनली ग्रोथ किया जा रहा है, तो ये तो अगर 10% बढ़ा है तो ये तो बहुत फास्ट ग्रोथ है।
हाँ, तो है क्या कि इसको इसका मैं इसको इस तरह से नहीं जोड़ता कि जो सारे जिनकी मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो वहाँ क्राइम ही कर रहे हैं या वो अपराधी हैं। मैं इस एंगल से नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ी है, जहां जहां अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को रोकने के लिए अब जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब वोकल होने लगे हैं। उनको भी लगता है कि अगर हम बोलेंगे नहीं, जुल्म को आप तो सहते नहीं है, उनकी- जुल्म का जो है प्रतिकार करते हैं और उसका जवाब देते हैं। और चूंकि सरकार से उन्हें न्याय की उम्मीद है, इसलिए वो प्रतिकार करके सरकार को बताते हैं और सरकार उस हिसाब से फैसले भी लेती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशन जी आपका, ललित जी आपका, फिरोज साहब आपका और जीनत अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा किया। लेकिन विकासपुरी की जो घटना हुई है, विकासनगर की जो घटना है देहरादून में, बिल्कुल राजधानी में कहें जो सीएम आवास के नाक के नीचे आप कह सकते हैं, क्योंकि केवल 20 किलोमीटर की दूरी है वहां से राजधानी से, और उसी जिला में, देहरादून के जिले में यह पड़ता है। और वहां पर इस तरीके की घटना हो जाना, इसका मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। और अब लोग कह रहे हैं कि रज़ाक और इम्तियाज जो है उसका एनकाउंटर भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में रज़ाक और इम्तियाज का एनकाउंटर होता है या उसके साथ कोई और कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।